हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिस आंसर क्लासेज में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की एनर्जी देखे थे। एक्साइटेड एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सेग्रीगेट एनर्जी, और रिलेशन पढ़े थे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। उनसे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बताए थे ना। उसके बाद क्या हम लोग रिडबर्ग फार्मूला पढ़े थे। रिडबर्ग फार्मूला में विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा के तरंग दैर्ध्य और उनके आवृत्ति संख्या की गणना कैसे करते हैं। तो फार्मूला म्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। उनसे इससे भी रिलेट करके हम आपको क्वेश्चन बताए थे और आपको दिए भी थे करने को ना। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर बोले तो क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या कहते किसे ना, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या ना। तो विभिन्न जानकारी से क्या अर्थ है कि मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वो कौन से कोष में है, कोष बोले तो कक्षा में, कौन से उपकोष में, कौन से कक्षक में, और उसके चक्रण की दिशा क्या होगी ना। तो विभिन्न जानकारी के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे क्या बोले जाते हैं, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या चार प्रकार की ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, एजीमुथल को सब्सिडियरी बोलते हैं ना, इसको हिंदी में द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। मैग्नेटिक को चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं और स्पिन को चक्रण क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले, बोहर ने। हम लोग पढ़े हैं, बोहर ने डिफरेंट कक्षाओं के बारे में बताया हमें ना। तो और द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, सोमरफील्ड ने। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, लिंडे ने ना। और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, गॉड स्मिथ और अनहेल ब्लैक ने ना। तो ये जो वैज्ञानिक के नाम है वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, परंतु जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड नीट में, आईआईटी में बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं बराबर ना। तो आप लोग को क्वेश्चन हम बताएंगे अभी एक एक करके। पहले चारों के बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे कैसे इनके क्वेश्चन बनते हैं। क्वांटम संख्या से रिलेट करके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब हम आपको कराएंगे, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे ना। आप लोग मेहनत करिए तगड़ा वाला। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, स्मॉल एन ना। ये हमें किसकी जानकारी देता है, सेल की जानकारी देता है। परिभाषा इसका, मुख्य क्वांटम संख्या को एन से प्रेस करते हैं, ये कोषों के ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, कोषों के बारे में। तो कोष हम लोग जानते हैं, एन बराबर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। के के लिए एन का मान कितना होता है, 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, ऐसे ही ना। जो के होता है वो नाभिक के सबसे निकट होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं ये चीज ना। उसके बाद क्या कि यदि एन कक्षाओं का मान बढ़ा ना या कोषों का मान बढ़ा तो त्रिज्या भी बढ़ता है, टोटल एनर्जी बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। हम पढ़े हुए हैं ना, पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ क्या, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है त्रिज्या के टोटल एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और एनर्जी गैप, मतलब दो कक्षाओं के मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है वो क्या होता है, घटता है ना। इसका मतलब ये तीनों क्या होते हैं, एन के व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम यूनिवर्सल ना। उसके बाद ये इसका सामान्य लक्षण था मुख्य क्वांटम संख्या का, याद रखिएगा। इसे एन से प्रेस करते हैं, ये हमें किसकी जानकारी देता है, कोषों। दूसरा क्या है, एजीमुथल क्वांटम। एजीमुथल बोले तो द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको किससे प्रेषित करते हैं, एल से ना। ये हमें किसकी जानकारी देता है, उपकोष तथा कक्षकों के आकृति की, उपकोष तथा कक्षकों की आकृति, सब सेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसी n के लिए जो l का मान होता है वो 0 से n-1 होता है या n होता है। किसी n के लिए l का जो मान होता है 0 से n-1 होता है या n होता है 0 सहित ना। तो इसको एग्जाम्पल एक बताते हैं। जैसे मान लें n इक्वल टू दिया हुआ है 2, n इक्वल टू 2, तो l का मान कितना होगा,
एल इक्वल टू होगा 0 ना, 0 से n माइनस 1। अब n का मान कितना हुआ दिया हुआ है 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 ना। इस पे या फिर इस पे आके देखें, किसी n के लिए l का कुल मान क्या होता है n होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l इक्वल टू n होता है परंतु 0 सहित। n का मान कितना 2, इसका भी मान 2 होगा लेकिन 0 इंक्लूडिंग 0 को लेके 0 सहित ना, तो कितना समझ में आया। अब एक और केस हम आपको बताते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं किसी n के लिए l का कुल मान क्या होता है n होता है ना। अब उसी प्रकार से क्या किसी यस उपकोष के लिए, किसी यस उपकोष के लिए l का जो कुल मान होता है वो 0 होता है ना। किसी p उपकोष के लिए l का मान जो होता है वो 1 होता है। किसी d के लिए l का मान जो होता है वो 2 होता है। किसी f के लिए l का मान जो होता है वो 3 होता है। किसी f के लिए l का मान जो होता है, किसी g के लिए l का मान जो होएगा वो 4 होता है, इट्सेट्रा इत्यादि ना। तो मैक्सिमम जो जाते हैं वो 2 ही तक जाते हैं ना, s p और d तक ना। f तक भी जा सकते हैं लेकिन उसके आगे क्वेश्चन में आता नहीं। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे ना। उसके बाद अगला क्या, कक्षकीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट l प्लस 1 h अपान 2 पाई। तो हम क्या किसी उपकोष से हम उनके कक्षकों के कोणीय संवेग की गणना कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कह दिया 2s के लिए, 2s 3s कुछ भी कह दे, 3s के लिए कोणीय कक्षकीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की गणना करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट l का मान किसी s के लिए l का मान कितना 0, देखिए लिखवाएं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा h अपान 2 पाई। तो एक का 0 में गुणा करेंगे 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 और 0 बाई 2 पाई आंसर कितना आ जाएगा ना। अगर p की बात करें, जैसे मान लें एग्जांपल 2p हो गया, अब इसके लिए पूछ लिया कक्षकीय कोणीय संवेग की गणना करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट किसी p के लिए l का मान कितना 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पे h अपान 2 पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 अंडर रूट 2 h अपान 2 पाई ना। तो आप d के लिए निकाल सकते हैं। तो ये कक्षकों का कोणीय संवेग कैसे ज्ञात किया जाता है ना। उसके बाद तीसरा क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोले तो चुंबकीय क्वांटम संख्या ना। ये क्या करता है कक्षकों के अभिविन्यास को दर्शाता है। अभिविन्यास मतलब बोले तो उनको विन्यासित करता है ना। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं किसी l के लिए m का कुल मान, m बोले तो क्या चुंबकीय क्वांटम संख्या, m का कुल मान -l 0 और +l होता है किसी l के लिए ना। अब जैसे मान ले एग्जांपल यहाँ पे दे दिया कि l बराबर 2, l बराबर 2, तो m का मान क्या, अब l बराबर 2 है तो l बराबर 2 है, इसका मतलब ये कौन से उपकोष की बात कर रहा है, यस के कि p के कि d के। अभी लिखवाएं, अभी याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा नहीं। अगर l का मान 2 लिखवाएं इसका मतलब किसकी बात की है हम लोग, d की बात की है ना। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि d में कितने कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 -1 0 +1 और ना। तो किसी l के लिए m का कुल मान -l से +l 0 सहित l बराबर 2 दिया हुआ था, तो m का मान क्या होएगा -2 -l -1, ऐसा नहीं -2 0 +2 ना ना, -2 -1 0 +1 +2। एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान लें l बराबर 1 दिया। अब l बराबर 1 दिया इसका मतलब किसकी बात किया है, p की बात किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m का मान -1 0 और +1। ये एग्जाम्पल ना, बेसिक चीज बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन करा रहे हैं आप। उसके बाद क्या है
चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से। ये किसकी जानकारी देता है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देता है ना। इलेक्ट्रॉन के चक्रण दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्रण घूर्णन करते हैं, एक तो क्लॉकवाइज, एक तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चक्रण किए तो प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो माइनस हाफ। अभी आपको बता रहे हैं, बस देखते चले। उसके बाद देखिए लास्ट में हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों की गणना कैसे किया जाता है, कक्षकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं यदि एल का मान दिया हो तो। यदि एल का मान दिया हो तो मतलब ये किसके लिए है? किसी एक उपकोष के, किसी एक उपकोष के कक्षकों की संख्या, किसी एक उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम बात करें 3p की बात करें ना, तो अब p आया, p के लिए एल का मान कितना होता है? 1 होता है। अभी लिखवाए हैं हम, अब देख लें, अब इसे गेस कर लें कि जो लिखवाए अभी नोट करिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 × 1 + 1, आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो p में कक्षकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। 3p है ना, 3p। p में कक्षकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। अब आए यहाँ पे 2 × 1 + 1 ना, तो 3 × 3 = 6। तो p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 6 ना। तो ये क्या, किसी एक उपकोष के, विशिष्ट उपकोष ना, स्पेशल उपकोष के लिए है कि कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात किया सकता है। अगर हमें यस का निकालना होगा तो यहाँ पे क्या, यस के लिए एल का मान क्या होता है? 0। तो 2 का 0 में गुणा करेंगे कितना? 0। कक्षक कितना? 1 ना। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 2 में 0 का गुणा करेंगे कितना? 0, और +1 है तो 1, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ना। तो अब इनसे रिलेटेड एक तो हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं, आप समझिएगा ना, इन चारों क्वांटम नंबर से। बताएं ये किसको दर्शा रहे हैं? n को दर्शा रहे हैं ना। तो बताएं यहां पे क्या होएगा? 1s, यहां पे क्या होएगा? 2s 2p, यहां पे क्या होएगा? 3s 3p और 3d, और यहां पे क्या होएगा? 4s 4p और 4d और 4f ना। ये क्या आया? उपकोष। क्या आया? उपकोष। बोले तो L ना। अब आए कक्षक की बात करें, कक्षक बोले तो ऑर्बिटल। यहां पे कितना? 1, इसमें कितना? 4, इसमें कितना? 9, और इसमें कितना? 16 ना। यहां पर हम नीचे बता दे रहे हैं जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आगे बताएंगे हम, यहाँ पे भी क्वांटम संख्या पढ़ रहे, अभी कक्षकों के बारे में बताएंगे, उससे भी रिलेटेड क्वांटम संख्या निकाला जाता है ना, कक्षकों से भी अभी बता रहे हैं। तो यस के लिए, यस में कितने कक्षक होते हैं? 1। पी में कितने कक्षक होते हैं? 3। और डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। और एफ में कितने होते हैं? 7। तो एस में कितना? के कोष में, पहले कोष में कक्षकों की संख्या कितना? 1। दूसरे कोष में कक्षकों की संख्या कितना? 4। तीसरे कोष में कक्षकों की संख्या कितना? चौथे कोष में कक्षकों की संख्या कितना? 16। आप लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं, कि क्या बोलते हैं, n² ये जो होता है किसके लिए होता है? कक्षक के लिए। 2n² ये किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए। और एक चीज तो आप लोग जानते ही हैं
किसी n के लिए l का मान कितना n ही होता है ना। तो किसी n के लिए l का कुल मान n, किसी n के लिए m का कुल मान, m बोले तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान क्या है n स्क्वायर, और किसी n के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना 2n स्क्वायर ना। अब आप यहां पे रख के देख सकते हैं। जैसे मान लें आपसे क्वेश्चन पूछा कि यल कोष में, कौन से कोष में, यल कोष में कुल कितने कक्षक, तो यल कोष का मतलब क्या, दूसरे कक्षा की बात कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2, आंसर कितना 4, देखे ना। या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि बताएं क्या बोलते हैं एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर 2, 2 3 4 8 ना। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना 2, इसमें कितना 8, इसमें कितना 18 और इसमें कितना 32 ना। तो ये L हो गया, ये क्या हो गया M, और ये क्या हो गया S ना। तो ये फार्मूले भी लिख लीजिएगा, अगर आपको डायरेक्ट कोष दिया है तो उनके लिए कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है ना। और किसी स्पेशल उपकोष की बात किया, उपकोष, किसी स्पेशल उपकोष की, तब इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। अब आगे देखें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते कैसे ना। तो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। पहले आपको ये बता दें कि किसमें कितने कक्षक होते हैं। आप लोग तो देख ही चुके हैं, अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कक्षक है क्या, तो अभी हम आपको बताते हैं, कक्षक की परिभाषा बताएंगे कुछ समय पश्चात। अभी हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्वांटम नंबर से रिलेटेड अभी बात करेंगे। इसी में आगे कुछ टाइम में आपको कक्षक के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लें आपको क्वेश्चन दिया एटॉमिक नंबर 19, और एटॉमिक नंबर 19 में बोला कि 16वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे ना। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है हमें ना। तो सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नियॉन 3s2 3p6 और 4s1, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 10 10 2 12 12 6 18 1 19, एटॉमिक नंबर 19 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया हमसे 16वें इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन का, 16वें इलेक्ट्रॉन का। तो हमें चेक करना है कि 16वां इलेक्ट्रॉन कहां पे है ना। तो बताएं 12 और 12 6 18, तो इसका मतलब क्या कि जो 16वां इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है 3p6, समझेगा क्वेश्चन ना। अब 16वें इलेक्ट्रॉन का हमें क्या बताना है, चारों क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या है क्या, किसी इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और उनके चक्रण को दर्शाता है। तो हमें 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। तो अब बताएं ये क्या 3p, इसका मतलब क्या है कि n इक्वल टू कितना 3 ना। अब बताएं 3p6 है, तो जो 16वां इलेक्ट्रॉन आया वो किसमें आया है p में, और किसी p के लिए जो l का मान होता है वो कितना 1। अभी बताएं ना, किसी p के लिए l का मान कितना 1। अब m बराबर बताएं p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल बना लीजिए। तो किसी L के लिए M का कुल मान क्या होता है -L से +L तक। तो यहां पे क्या हो जाएगा -1 0 और +1 ना। तो अब इलेक्ट्रॉन को हमें इसमें भरना है कक्षकों में। तो कैसे भरते हैं, सबसे इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है ना वो हुंड के अनुसार भरा जाता है। हुंड ने बताया था कि कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सबसे पहले समान चक्र वाले, समान स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके पश्चात विपरीत चक्र वाले इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। और एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितना 2 ना, परंतु जो उनका डायरेक्शन होएगा वो क्या होएगा अपोजिट। तो सबसे पहले क्या समान चक्र वाले इलेक्ट्रॉन। अब बताएं यहां तक 12 इलेक्ट्रॉन है, हमें 16वां इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो बताएं इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा 13वां इलेक्ट्रॉन इसी में ना, फिर 14, फिर 15। 16वां इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा ना, तो 16वां इलेक्ट्रॉन ये होगा ना। हुंड के अनुसार सबसे पहले समान चक्र वाले इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके पश्चात विपरीत चक्र वाले। तो ये 13 14 15, उसका 16वां इलेक्ट्रॉन फिर कहां यहां पे ना। बताएं
16वां इलेक्ट्रॉन ये है, इसका वैल्यू कितना, इस कक्षक का वैल्यू कितना, m इक्वल टू -1 ना। और अब आए s का देखें, चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या बताया, चक्रण ऊपर है कि नीचे, तो चक्रण नीचे है। जब चक्रण नीचे रहेगा तो वैल्यू कितना, -1/2। चक्रण ऊपर रहेगा इसका मतलब क्लॉकवाइज, चक्रण नीचे इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आंसर परमाणु क्रमांक 19 में 16वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर। एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान लें एटॉमिक नंबर 27 है, एटॉमिक नंबर 27। अब इसमें आपसे बोला 26वें इलेक्ट्रॉन के लिए ना, 26 किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछ सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। हम कह रहे हैं एटॉमिक नंबर 27 में आपको 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताएं ना हम आपको इस तरीके से। यहाँ क्या हो जाएगा, आर्गन, यहाँ उसके बाद क्या 4s2 और उसके बाद 3d7। यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 2 20, 20 7 27। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए हमसे बोला, 26वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन है, 20, 20 7 27। इसका मतलब 26वां इलेक्ट्रॉन कहां है, 3d7 में। अब इसमें हमें क्या निकालना है, 26वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें देखें देखें, n इक्वल टू कितना है, 3 ना। l का वैल्यू कितना, किसी d के लिए l का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2। अभी लिखवाना है, याद रखिएगा, क्वेश्चन करना है आप लोग को। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो यहां कितना, -2 -1 0 +1 और +2 ना। अब आए 26वां इलेक्ट्रॉन चेक करें, यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन था, 20। तो 21 22 23 24 25 और 26। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ, 26वां। तो m इक्वल टू कितना, -2 ना। और s चक्रण कहाँ है, नीचे की तरफ, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2 आंसर ना। तो आपसे कुछ भी पूछ, अगर 27वां पूछता तो 27वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर 23वां इलेक्ट्रॉन कहता तो 21 22 23, 23वां इलेक्ट्रॉन ये। m का वैल्यू कितना हो जाता, 0 और s का वैल्यू कितना हो जाता, +1/2। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब डिफरेंट टाइप का देख, जैसे क्वेश्चन बोला कि स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +3 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आप लोग करेंगे क्या, हम पढ़े कि अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं परमाणु क्रमांक में से, प्रोटॉनों में से ना। तो इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कि स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना, 21। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 21। अब 3, आप लोग बुद्धि क्या लगाते हैं ना, मालूम है स्टूडेंट बुद्धि क्या लगाते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें घट जाएगा, बचे कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन। बोला अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताएं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, n का वैल्यू कितना, 3, n का वैल्यू कितना, 1, m बराबर कितना, 3 ठो कक्षक, p है 3 ठो कक्षक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अंतिम इलेक्ट्रॉन ये -1 0 और +1। तो m का वैल्यू कितना, +1 हो जाएगा और s का वैल्यू कितना, -1/2। परंतु अगर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, चेक देखिएगा। जैसे मान लें हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए Mn+2 ना। अब Mn+2 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बोला। तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान कैसे, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना, 25। अब 2 इलेक्ट्रॉन आप घटा देंगे, जो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 23 इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 23 का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे आर्गन और यहाँ पे क्या है 4s2 और 3d3, 20 3 23 ना। अब करेंगे क्या आप लोग कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया, इसमें। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, m इक्वल टू कितने ऑर्बिटल है, 5। d में आया तो कितने ऑर्बिटल, 5 है, 5 ऑर्बिटल, -2 -1 0 +1 और +2। तो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 21 22 और 23। m इक्वल टू कितना, 0 और s इक्वल टू कितना,
प्लस 1/2, ये आपका आंसर। और यकीन माने अगर आपको क्वेश्चन में आएगा ना तो आपको ये आंसर जरूर मिलेंगे, n = 3, n = 2, n = 0, s = +1/2। तो ध्यान दीजिएगा ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों में ना। तो अब सही कैसे होगा ये देखिए, सही कैसे होगा। जैसे मान लें मैग्नीज है, मैग्नीज पे +2 चार्ज है, आपसे क्वेश्चन में बोला कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। तो सबसे पहले क्या, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 ना, तो आप लोग 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। यहाँ पे कितना आर्गन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d5 ना। अब थोड़ा बुद्धि लगाइए अपना कि 4s2 और 3d5 में वाहितम कोष कौन है, बाहरी कोष कौन है, बाहरी कोष 3 है कि बाहरी कोष 4 है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो बाहरी कोष इसमें कौन, 4s। अरे के यल यम, यम मतलब 3 और यन मतलब 4, सबसे बाहर कौन रहता है, यन रहता है ना। तो जब प्लस चार्ज आया है, +2 चार्ज, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो वाहितम कोष से मुक्त होंगे, पहले अंदर से मुक्त हो जाएंगे। तो पहले कहां से मुक्त होंगे, बाहर से। जब यहां से मुक्त हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 0। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 और 3d5। क्वेश्चन में बोला हमसे अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसमें है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n = 3 और l = 2, d में 3 और 2, d किसी d के लिए l का मान कितना होता है, 2, और m = कितना, 5 ऑर्बिटल। -2, -1, 0, +1 और +2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 और 5। तो m का वैल्यू कितना, +2, पांचवा इलेक्ट्रॉन इसमें आना, m का वैल्यू कितना, +2, और s का वैल्यू कितना, +1/2, चक्रण ऊपर की तरफ है। तो बताएं आंसर ये देखें और आंसर ये देखें, ये जो आंसर है ये एग्जैक्ट आंसर है ना। अब यहां पे सही क्यों हो गया आपका, देखें स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। तो 3p6 के बाद क्या, 4s2 और 3d1 ना, समझिएगा। +3 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा यही ना। इसीलिए आपका आंसर जो हुआ था ना ये सही हो गया था। बाकी आप चाहें हर क्वेश्चन में अगर ऐसे लगा देंगे ना तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ना, कैसे क्वेश्चन करना है आपको क्वेश्चन इस तरीके से ना करना है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है ना। तो इससे क्या होगा ना, गलतियां होने की संभावनाएं 0 हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। और छोटी छोटी गलतियों से ना, नीट का जो पेपर होता है ना उसमें छोटी छोटी मिस्टेक से ही ना क्वेश्चन गलत होते हैं, और गलत होने के बाद ना बहुत कष्ट होता है जब सिलेक्शन में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर एक क्वेश्चन से जब सिलेक्शन रुकता है ना, तब ये होता है कि काश वो जो इजी क्वेश्चन था, ये सब इजी क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन था वो हम कर जाते हैं ना। तो तैयार रहिएगा, और टाइप के हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे होते हैं, देखते रहे। एग्जाम्पल जैसे मान लें क्रोमियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बोला। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है क्वांटम संख्या निकालने को। तो यहां पे क्या होएगा, आर्गन 4s2 और 3d4। 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए बोला, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन है, 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए बोला, अंतिम इलेक्ट्रॉन बोला मतलब 24वां इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n = कितना, 3, n = कितना, 2, m = -2, -1, 0, +1 और +2। 20 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 21, 22, 23 और 24। तो m का वैल्यू कितना, +1, और s का वैल्यू कितना, +1/2, चक्रण ऊपर की तरफ है। तो ये जो आपका आंसर आया है ये गलत है ना। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक तो क्रोमियम फैमिली और एक तो कॉपर फैमिली, ये दोनों ना एक्सेप्शनल केस है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं ना, इन्हीं से बनते हैं ना। तो किस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन देखें। अब क्रोमियम में आपसे बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे, ऑप्शन मिला आपको। आप क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आंसर ला दिए। ये ऑप्शन मिलेंगे आपको 100%। अगर क्रोमियम को लेके क्वेश्चन दिया है तो ये ऑप्शन में आपको मिलने ही मिलने हैं 100%। और मैक्सिमम बोले तो 70% बंदे ना गलत कर जाएंगे ना। अरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं ना, आप कोई भी क्वेश्चन दो, हम बगैर पेन चलाए, बगैर मार्कर यूज किए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रैक्टिस हमारा बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग भी ना प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस, ताकि ना क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादातर ना पेन यूज करने की जरूरत ना पड़े। रफ कार्य के लिए, रफ कार्य किसके लिए? सिर्फ फिजिक्स के लिए यूज करना हो ज्यादा से ज्यादा, केमिस्ट्री में फिजिकल के लिए यूज करना हो। अब ये कहें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में ये पार्ट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करते हैं, उनके लिए अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। आप लोग कोई भी क्वेश्चन ले ले, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। आप तो कोई भी क्वेश्चन बताएंगे हमें ना, हम ये भी बता देंगे कि हाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होएगा लास्ट में ये होएगा, इसमें ये ऑर्बिटल, ये क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर इनके ये होंगे ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना तगड़ा करेंगे ना उतना मजा आएगा। तो देखें, क्रोमियम फैमिली और कॉपर फैमिली के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं कुछ इस प्रकार से। यहां पे क्या आर्गन, और यहां पे क्या 4s1 और 3d5। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से कॉपर का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जनरली, जो आप लोग जानते हैं, तो 4s2 और 3d9 आएगा। परंतु ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये गलत है। जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो क्या 4s1 और 3d10। याद रखिएगा, क्वेश्चन लगेंगे आसानी से सिर्फ इन्हीं के लिए। बाकी सब तो जो आप जानते हैं वो जानते हैं ना। तो देखें, अब अंतिम लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है ना, तो n इक्वल टू कितना होएगा 3, n इक्वल टू कितना होएगा 2, m इक्वल टू कितना होएगा 5 ऑर्बिटल। -2, -1, 0, +1 और +2। तो कितना लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है? यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन है? 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ। m का वैल्यू कितना हो जाएगा? +2। s का वैल्यू कितना हो जाएगा? +1/2। बताएं आप मिस कहाँ पे करेंगे आंसर? यहाँ ना। तो क्रोमियम और कॉपर फैमिली के जो तत्व होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल कर गए, सामान्य रूप से कर गए ना, तो आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। याद रखिएगा। अब देखें, जैसे मान लें क्वेश्चन बोला कि n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 है, तो इसके लिए कितने उपकोष संभव हैं? तो कितने उपकोष संभव होंगे बताइए? 4s होंगे, 4p होंगे, 4d होंगे और 4f होंगे कि नहीं होंगे? n बराबर 4 मतलब कोषों की संख्या KLMN। तो 4s, 4p, 4d, 4f। क्वेश्चन आया कि n इक्वल टू 4 है, तो l के वैल्यू होंगे, l के मान हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2 और 3। अरे इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए कितना? 3 ना। अब पूछ लिया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितने संभव होंगे? इसके लिए कितना? 1, इसके लिए कितना? 3, इसके लिए कितना? 5, इसके लिए कितना? 7। इलेक्ट्रॉन बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितना? 2, इसके लिए कितना? 6, इसके लिए कितना? 10, इसके लिए कितना? 14 ना। बाकी हम लोग फार्मूला जानते ही हैं। अगर n इक्वल टू 4 है तो l का वैल्यू कितना होएगा? 4 ही होएगा, परंतु 0 सहित। 0, 1, 2, 3। किसी n के लिए m का जो मान होता है वो n स्क्वायर होता है। अभी हम लोग पीछे किए हैं, तो n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या? 4 पावर 2, 4 चौक 16। देखे 7, 5, 12, 4, 16। ये ऑर्बिटल ना, ये ऑर्बिटल को दर्शाता है ना। और इलेक्ट्रॉन की बात किया तो 2n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 4 पावर 2, 4 चौक 16 दूना 32। ये 32 इलेक्ट्रॉन ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे आता है।
कि n बराबर 3 है ना, तो l का कौन सा मान संभव नहीं है, तो l का कौन सा मान संभव नहीं है, तो a आपको ऑप्शन दिया 2, b आपको ऑप्शन दिया 1, c आपको ऑप्शन दिया 3 और d आपको ऑप्शन दिया 0 ना। यदि n बराबर 3 है तो l के लिए कौन सा मान संभव नहीं है, या फिर मुख्य क्वांटम संख्या 4 है 3 है, मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो द्विदंशी क्वांटम संख्या का मान संभव नहीं है। तो कौन संभव नहीं है, n बराबर 3 है, इसका मतलब क्या, ये 3s भी हो सकता है, 3s होगा फिर भी n बराबर 3 होगा, 3p भी हो सकता है, 3p हुआ फिर भी n बराबर 3 हो सकता है, 3d हुआ फिर भी n बराबर कितना हो सकता है 3। तो बताएं s है तो इसके लिए l का मान 0, p है तो इसके लिए l का मान 1 और d है तो इसके लिए l का मान 2। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, परंतु n बराबर 3 है तो l बराबर 3 नहीं हो सकता। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इससे जो बनते हैं एटॉमिक क्वांटम नंबर से ना। तो अब देखें, अब हम लोग ऑर्बिटल देखेंगे और ऑर्बिटल से रिलेट करके, मतलब ऑर्बिटल s के ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है ना, p के ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ऑर्बिटलों के नाम क्या क्या हैं, d के ऑर्बिटल कैसे होते हैं, शेप कैसा होता है, उनका नाम क्या क्या है, वो हमें देखना है। तो देखें आगे, तो देखिए कक्षकों के आकार तथा उनके नाम ना, तो कक्षकों के क्या आकार होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं ना। तो सबसे पहले क्या कि s में हम लोग जानते हैं एक ऑर्बिटल, p में 3 ठो, d में 5 ठो। तो s का जो ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, गोलाकार, गोलाकार बोले तो स्फेरिकल ना, और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी कोई दिशा नहीं होती। जबकि जो p के ऑर्बिटल होते हैं वो डंबलाकार होते हैं, डंबलाकार बोले तो डंबल शेप ना, और ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल, मतलब दिशात्मक होते हैं ना। तो देखें 3 कक्षक हैं, तीनों कक्षक के क्या नाम, px, pz और py। तो जो pz होता है वो नॉन एक्सियल होते हैं, नॉन एक्सियल मतलब क्या, ये अक्ष पे स्थित नहीं होते, जबकि px और py ये कैसे होते हैं, अक्षीय होते हैं, मतलब एक्सियल। ये px और py क्या होते हैं, एक्सियल, और pz क्या होता है, नॉन एक्सियल। पहले कक्षक का नाम क्या, px, pz और py, नाम याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन बताते हैं आपको। उसके बाद d में क्या, d का जो शेप होता है डबल डंबलाकार, डबल डंबल शेप ना। इसमें 5 कक्षक, अब पांचों के नाम क्या, dxy, dyz, dz स्क्वायर, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। तो जो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर, y स्क्वायर होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं, और इनको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, नॉन एक्सियल, मतलब वो दोनों देखें अक्ष पे स्थित होते हैं, ये तीनों अक्ष पे स्थित नहीं होते ना। तो ये dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर ना। तो ये शेप याद रखिएगा। और अब ना कक्षकों के नाम आपको मालूम रहने से कि इस कक्षक को क्या बोलते हैं, इस कक्षक को क्या बोलते हैं, इस कक्षक को क्या बोलते हैं, इस कक्षक को, इस कक्षक को, इस कक्षक को क्या बोलते हैं ना। तो अब वैल्यू देखें, इसका वैल्यू कितना हम लोग जानते हैं, -2, -1, 0, +1 और +2। इसका वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, -1, 0 और +1 ना। अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल एक दिया, अब ऑर्बिटल से रिलेट करके हम क्वेश्चन बताते हैं आपको ना। आपको क्वेश्चन दिया 2pz, तो बताएं इसके लिए जो n का मान होएगा वो कितना, 2, n का मान 2, l का मान कितना होएगा 1 और m का मान कितना होएगा 0, pz ना। एक और एग्जांपल देखें, 3DZX है। अब इसके लिए क्या, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, l का वैल्यू d में है तो l का वैल्यू कितना 2 और m का वैल्यू, अब एग्जैक्ट आंसर रखना है। देखिए ZX, dxy, dyz, dz स्क्वायर, dzx, तो dzx का वैल्यू कितना +1 ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 3dz स्क्वायर, 3dzx, 3dx स्क्वायर, y स्क्वायर के लिए क्या बोलते हैं, n l m के मान होंगे तो ये ना। अब एक और क्वेश्चन देखें, एक टाइप का और क्वेश्चन आपको बताते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मान लें आपको क्वेश्चन में कहा कि n बराबर 4
ना, और L बराबर कितना 2, और M बराबर आपको दे दिया 0। तो आपसे बोला कि कक्षक का नाम बताओ ना, तो क्या होएगा, n बराबर 4 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, L बराबर 2, L बराबर 2 किसके लिए होता है, D के लिए, और M बराबर 0 कौन से कक्षक के लिए होता है, Z²। देखें ना, तो आपको ये देके ये भी पूछ सकते हैं या फिर ये देके ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा ना। तो अब इनसे रिलेटेड, ऑर्बिटल से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ऑर्बिटल भूलिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो इनसे रिलेट करके क्वेश्चन लगाएंगे। ये ऑर्बिटल आपको याद रहना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होना है केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें भी आप लोग को ऑर्बिटल मालूम रहने चाहिए। ऑर्बिटल से रिलेट करके संकरण बताएंगे हम आपको, उनसे रिलेट करके क्वेश्चन जितने भी टाइप के बनते हैं ऑर्बिटल से, उनसे रिलेट करके हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ना। तो इनसे रिलेटेड पहले क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लें, जो ऑर्बिटल से रिलेट करके क्वेश्चन बनता है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल देखें इनसे रिलेटेड। आपको मान लीजिए कक्षकों का नाम दिया हुआ है, जैसे मान ले 4s दिया, 3px दिया, 2d x² y², 3p z, 4d xy ना, ऐसे ही कुछ करके दिया, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में ना, तो याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन में बताना क्या है कि n, l और m के वैल्यू क्या होंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये कक्षकों के नाम दिए, और आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, n, l और m के मान बताएं। तो बताएं इसके लिए क्या होगा, n का वैल्यू कितना 4, किसी s उपकोष के लिए l का मान कितना 0, जब इसका 0 तो m का वैल्यू भी कितना 0 ना। 3px दिया हुआ है तो इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा 3, और l का मान कितना हो जाएगा, p है तो l का मान कितना 1, किसी p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो 3p के लिए l का मान 1, x तो px का वैल्यू कितना -1। आप लोग देखें बताएं भैया। उसके बाद क्या, 2d x² y²। अब बच्चे क्या है ना, बुद्धि लगाते हैं इसमें बहुत तगड़ा, n का वैल्यू रखेंगे 2, d है l का वैल्यू 2, और m का वैल्यू रख देंगे dx² y² बोले तो +2। यही बिना क्वेश्चन गलत कर जाते हैं यार। ये क्या है 2d, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2d होता है, तो ये संभव नहीं, इम्पॉसिबल ना। उसके बाद क्या, 3pz, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, l का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और pz है तो pz का वैल्यू कितना 0। 4d xy, तो n का वैल्यू कितना 4, l का वैल्यू कितना 2, और m का वैल्यू कितना 4d dxy, xy का वैल्यू कितना होता है -2। अभी बताया ना। तो आप लोग कक्षकों के नाम और उनके वैल्यू याद रखिएगा ना, और आकार भी याद रखेंगे कि स्फेरिकल होता है, डंबल शेप होता है, डबल शेप होता है। यस जो यस के ऑर्बिटल होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, बाकी p और d के जो ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं ना, एक्सियल और नॉन एक्सियल हम आपको बताएं। उसके बाद क्या, f के जो ऑर्बिटल होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता भी नहीं ना p f के ऑर्बिटल से। तो अब जैसे देखें, अब ये हो गया। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको क्या दिया, n का वैल्यू भी दिया, l का वैल्यू भी दिया, और m का वैल्यू भी दिया। यहाँ n का वैल्यू 1 दे दिया, इसका वैल्यू 1 दे दिया, इसका वैल्यू 0 दे दिया, इसका वैल्यू 2, 1 और +1, यहाँ पे 3 और 3 और 0, और यहाँ पे 4 और 1 और -1, और यहाँ पे 3, 2 और +1। तो इनके लिए ना आपसे क्या पूछ लिया, ऑर्बिटल के नाम बताएं। तो देखें n मतलब क्या, 1 मतलब 1 यस ना, 1 लिख दिए, n का मान कितना लिख दिए 1, समझिएगा n का मान कितना लिखिए 1। अब बताएं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम तो क्या आता है, सिर्फ 1 यस ही आता है ना,
क्या 1p आता है क्या? 1p नहीं आता ना, तो 1 यस ना। L का मान कितना दिया? 1। बताएं S के लिए L का मान कितना होता है? 0। तो क्या ये जो वैल्यू हमें दिया गया है ये सत्य है कि असत्य? असत्य है ना, क्योंकि p तो होता 1p होता नहीं, 1 यस ही सिर्फ होता है। और किसी यस के लिए L का मान कितना होगा? 0। यहाँ पे कितना दिया है क्वेश्चन में? आपको 1 दिया हुआ है। इसका मतलब जो ये वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है? असत्य है। इनके लिए कोई ऑर्बिटल नहीं हो सकते। दूसरा क्या? n का मान कितना दिया हुआ है? 2। अब L का मान 1 दिया हुआ, L का मान कितना दिया हुआ है? 1। इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? P के बारे में। किसी P के लिए L का मान कितना होता है? 1 होता है। अब n का मान कितना दिया हुआ है? +1। तो +1 क्या? 2px का वैल्यू कितना? px का वैल्यू कितना होता है? -1। pz का वैल्यू कितना होता है? 0। और py का वैल्यू कितना? +1। तो इसके लिए यदि n बराबर 2 और l बराबर 1 और m बराबर +1 हो तो उनका जो कक्षक होएगा वो कौन होएगा? 2py। यहां पे देखिए n बराबर 3 दिया, n बराबर क्या दिया? 3। अब यहां पे देखिए l बराबर कितना दिया हुआ है? 3। इसका मतलब क्या ये यस हो सकता है? ना। क्या ये p हो सकता है? ना। क्या ये d हो सकता है? ना। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि s के लिए l का मान 0, p के लिए 1 और d के लिए कितना होता है? 2। और यहाँ पे दिया कितना है? 3। इसका मतलब किसकी बात किया है? f का। किसी f के लिए l का मान कितना होगा? 3। बताएं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3f आता है? नहीं। इसका मतलब क्या है? ये भी जो आपको वैल्यू दिया हुआ है ये कैसे वैल्यू दिया हुआ है? रॉन्ग, असंभव, असत्य ना, फॉल्स। उसके बाद क्या? 4 है तो 4। अब बताएं l का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4p। और यहां पे -1 दिया हुआ है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? x। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसका वैल्यू है? 4p x का। अब आई यहां पे n का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3, l का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? d की ना। और m का वैल्यू कितना? +1 है। तो बताएं +1 किस d कक्षक का वैल्यू +1 होता है ना। तो हम लोग जानते हैं dxy का कितना? -2, dyz का कितना? -1, dz² का कितना? 0 ना, dzx का वैल्यू कितना? +1। आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे आपको वो देके चाहे ये देके ये सारे पूछ लें, चाहे ये देके वो पूछ ना। ये ऑर्बिटल से रिलेटेड है, ऑर्बिटल से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे n+l रूल, n+l का नियम। तो n+l का नियम क्या है? n मतलब क्या होता है? कोस, सेल, और l क्या होता है? सब सेल ना। और इसे मान ले आपको क्वेश्चन दिया कि यदि n+l का मान 7 है या फिर n+l का मान 5 है या फिर n+l का मान 6 है तो क्वेश्चन पूछता क्या है? इससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं? सब सेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन। सब सेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आपसे कहा कि n+l = 5। तो इसमें संभव उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की गणना करें। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो आपको ना n और l का वैल्यू ऐसा रखना है जिसका योग, जिसको जोड़ने पर वैल्यू कितना आए? 5 है। तो बुद्धि का उपयोग करिएगा। अब इसके स्थान पे अगर हम लोग लिखें, स्टार्ट कहां से करना है? यस से। 5 है ना, तो यस से। उसके बाद एक ठो घटाते जाना, एक ठो घटाते जाना। देखिए उसका समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हम लिख दिए 5 यस, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं ना। अब 5 यस लिखे तो l का वैल्यू कितना होगा? 0 ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 में 0 जोड़ेंगे कितना? 5 ना। अब अगर आपके दिमाग में आया कि लाओ 4 यस भी कर दें, तो आप अगर यहाँ पे 4 यस करने जाएंगे तो यस के लिए यस है ना, तो यस के लिए l का मान कितना होता है? 0। और यहाँ पे योग करेंगे कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे आप 4 यस लिख के यहाँ पे आप 1 लिख नहीं सकते, क्योंकि यस के लिए जो l का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0। तो कहने का मतलब क्या? ये कैसे रॉन्ग होंगे। तो इसीलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। कुछ भी दिया रहे, n+l का वैल्यू कुछ भी दिया रहे, 5 दिया हुआ है ना, कुछ भी xyz, तो उसमें आपको करना क्या है? जैसे 5 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? 5 यस ना। अब
5s एक बन गया ना, उसके बाद 4s नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल। आप ट्राई करके देख सकते हैं ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको बताया भी ना। उसके बाद एक ठुक कम कर दे, एक ठुक कम कर दे मतलब क्या, 5 से कम हो जाएगा 4। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4p। एक ठुक घटा दे, एक ठुक घटा दे, 4, 5s था, 5s में से एक घटा के कितना आ जाएगा, 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4p + 1 = 5। 4p, l का वैल्यू कितना, 1, p के लिए l का मान 1 होता है, वैल्यू कितना है, 5। तो सही होना चाहिए, सही नहीं कि 4s लिख के +1 लिख देंगे तो 5 हो जाएगा। ये सत्य है क्या कि किसी s के लिए l का मान 1 हो सकता है, नहीं सत्य है ना, तो ये संभव नहीं ना। 5। अब एक ठो और घटा दे, एक ठो और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3d ना, 3d + 2, d के लिए l का मान कितना, 2, 3 2 5। अब एक ठो और घटा दे, एक ठो और घटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 2f। क्या 2f संभव है, नहीं, इसका मतलब कहानी खत्म ना। तो उपकोष कौन कौन से, 5s, 4p और 3d। सबसेल 5s, 4p और 3d। आपसे ऑर्बिटल पूछा, तो ऑर्बिटल इसमें कितना, 1, इसमें कितना, 3, इसमें कितना, 5, आंसर कितना, 9। इलेक्ट्रॉन पूछा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 6, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 10, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18। तो क्वेश्चन क्या था कि n + l बराबर यदि 5 हो, यदि n + l बराबर 5 हो, तो उसमें उपकोष की संख्या, उपकोष कितने उपकोष प्राप्त होंगे, हमें 3 ठो, s, p और d। कक्षकों की संख्या कितने प्राप्त होंगे, 9। अगर n + l बराबर 5 है तो कितने प्राप्त होंगे, 9। और इलेक्ट्रॉन हमें कितने प्राप्त होंगे, 18। तो ये n + l का नियम। एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान लें n + l बराबर 3 दिया हुआ है ना, तो इसमें सबसेल और ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो बताएं। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3s। कुछ भी दिया रहे, एस से स्टार्ट करना है, धीरे 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 क्या करना है, उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ बढ़ते जाना है। बताएं यहां पे क्या हो जाएगा, 0 = 3। अब यहां पे क्या, 2p, एक तो घटा दे, 2p + 1 योग कितना आ जाएगा, 3 ना। अच्छा बताएं, एक बार और देख लें, अगर यहां पे हम क्या बोलते हैं, 2s लिख दें, इसके स्थान पे 2s लिख दें ना, और 2s + 1 लिख दें और बराबर 3, क्या ये सही होगा क्या, क्योंकि l का वैल्यू कितना है, 1, और किसी s के लिए l का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। अब यहां पे देखें 2p + 1 बराबर 3। अब यहां पे क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 1d + 2 = 3। ये संभव है क्या, नहीं, बस यही तो कहानी खत्म, इसके बाद बनेगा ही नहीं। तो उपकोष n + l बराबर अगर 3 है तो उपकोष कितने प्राप्त होंगे, 2 ठो, s और p। और s और p अगर हमें प्राप्त हुए तो कक्षक कितने होंगे, 3 है 4, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 ना। तो ये n + l का नियम। तो आज बस इतना ही ना, इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन करिएगा। फिर अगला लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर होगा ना। तबीयत खराब था थोड़ा, तो साल्मोनेला टाइफी आक्रमण कर गया था, तो टाइफाइड से ग्रसित थे, इसके लिए लेक्चर में डिले हो गया। तो आप लोग लेक्चर देखिएगा, फिर अगला लेक्चर बहुत जल्द आएगा ना। लास्ट लेक्चर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट होएगा केमिकल बॉन्डिंग। तो आप लोग तैयार रहिएगा, जंग छिड़ने वाला है ना। केमिकल बॉन्डिंग मान के चले, केमिस्ट्री का मेजर रूप से अगर आप केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे ना, तो मैक्सिमम केसेज आप सॉल्व भी ना कर पाएंगे ना। तो केमिकल बॉन्डिंग अगला चैप्टर होएगा, इसको खत्म होने के बाद अगला लेक्चर आपका इसका लास्ट लेक्चर होएगा ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।